नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो पूछता है इंडिया। दुनिया में बदलते सियासी समीकरणों की हम बात कर रहे हैं और ये बदलाव ऐसा है जो सुपर पावर से शुरू होकर हर छोटे बड़े देश पर असर डाल रहा है। कैसे? दरअसल अमेरिका, रूस और चीन, ये तीन देश भले ही दूसरों के साम्राज्यवाद और ताकत के प्रदर्शन पर रोड़ा अटकाते हों, लेकिन खुद दूसरों के लिए अस्तित्व के लिए खतरा बनने से भी पीछे नहीं हटते। अब सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की और इस दौरान पुतिन ने रूस चीन संबंधों को दुनिया में स्थिरता के लिए जरूरी बता दिया। समझिएगा जरा, रूस और चीन संबंधों को दुनिया में स्थिरता के लिए जरूरी बता रहे शी जिनपिंग। रूस के सरकारी टेलीविजन पर बाकायदा व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद रूस और चीन के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत हुए। अब पुतिन ने रूस और चीन के बीच में बढ़ते व्यापार की तारीफ की। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस से तेल और गैस खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच में सैन्य और अन्य क्षेत्रों में भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के साथ में रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। उन्होंने फोन पर शी जिनपिंग से बातचीत की और इस दौरान दोनों देशों के बीच में कारोबार बढ़ाने पर चर्चा की गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन इस सीजन में अमेरिका से 20 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने पर विचार कर रहा है, जबकि अगले सीजन में 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने का वादा किया गया है। अब इसके अलावा ट्रंप और शी जिनपिंग की फोन पर बातचीत का भी जिक्र है और इस दौरान अमेरिका से तेल और गैस खरीद पर भी बातचीत की गई है। लेकिन इसके अलावा चीन को हवाई जहाज के इंजनों की डिलीवरी पर भी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो इस साल अप्रैल में चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। समझिए, डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करेंगे आने वाले कुछ वक्त में। ये कितना महत्वपूर्ण है, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ हैं, जबकि चीन और रूस भी साथ साथ हैं। और जबकि यूक्रेन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के प्रति नरमी दिखाते दिखे। यानी ये कहा जा सकता है कि तीनों ही देश एक ही राह पर चल रहे हैं और वो है सुपर पावर का रुतबा हासिल करना, और इसके लिए रास्ता भी एकमात्र ही नजर आता है। अब अमेरिका, चीन और रूस साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका के दुनिया के कई देशों में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर दी और राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया, जिसके बाद वेनेजुएला की तेल कारोबार पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का कब्जा हो चुका है। अब ग्रीनलैंड पर भी नजरें हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ग्रीनलैंड पर कब्जे के मिशन की वजह से अमेरिका की यूरोप से अदावत तक हो चुकी है। क्यूबा हो या मैक्सिको हो, यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की चेतावनी दे दी। उधर रूस यूक्रेन में 4 साल से तबाही मची हुई है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है आधिकारिक तौर से, और अब यूरोपीय देशों को भी रूस के हमले का डर सता रहा है। जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। जापान से सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन का विवाद चल रहा है। चीन अपनी हरकतों से दक्षिण कोरिया को भी टेंशन देता रहता है। अब हालात अगर देखा जाए तो तीनों ही ऐसे मुल्क हैं जो अलग अलग धुरी के हैं, विचारधारा सबकी एक है। अब आपस में इनका क्या संबंध है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। वेनेजुएला के मामले में रूस ने अमेरिका को हमला नहीं करने की चेतावनी दी। वेनेजुएला से तेल लेकर रूस और चीन जा रहे जहाजों को अमेरिकी सेना ने रोका। रूस जा रहे ऑयल टैंकर को अमेरिकी सेना ने जब्त तक कर लिया। अब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों और सैन्य साजो सामान की मदद की, तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की तैयारी कर दी, जबकि रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं। रूस और चीन ईरान को सैन्य साजो सामान भी पहुंचा रहे हैं। ये बहुत उलझा सा पूरा मामला एक तरह से लगता है। कौन किसके साथ में है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कब कौन किसका विरोध करते, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अमेरिका, रूस और चीन हथियारों के बहुत बड़े निर्माता भी हैं, ये पूरा संसार जानता है। लिहाजा ये दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार सप्लाई करते हैं। और अब हथियारों और दुनिया में शांति स्थापना का क्या रिश्ता है, ये किसी से नहीं छिपा। लेकिन ये रणनीतियां, ये स्ट्रैटेजीज, ये डिप्लोमेसी आखिर आने वाले वक्त में क्या बदलाव लेकर आएगी, ये भी बड़ी बात है। अब लोगों के मन में सवाल है। सवाल नंबर 1,
यूएस, रूस और चीन के व्यवहार में बदलाव आखिर नजर क्यों आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसे व्यवहार से इन्हें ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है? सवाल ये भी, क्या दोहरे व्यवहार से मित्र देशों का भरोसा कमजोर नहीं पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन तमाम परिस्थितियों की वजह से लोगों के जहन में है। जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं रक्षा विशेषज्ञों का रुख करूं, लेकिन उसके पहले संजीव जी आपका रुख करते हुए समझने की कोशिश करती हूँ। ये जो पूरा अभी समीकरण है, आखिर कौन किसके साथ में, ये कहा जाए सामने कोई साथ दिखाता है, पीछे कोई नाराजगी जताता है, पीछे कोई साथ दिखाता है, सामने नाराजगी जताता है, ये इस तरह की उलझी हुई ये कहा जाए कि खिचड़ी बन गई जो मेरी समझ से तो परे है। जरा आप अगर इसको समझा पाएं, रूस, चीन और अमेरिका, इनके व्यवहार अचानक से इस तरह से क्यों बदले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, रशिया और चाइना का जो व्यवहार है वो तो कंसिस्टेंट है और वो दोनों देशों के बीच में, रशिया और चाइना के बीच के जो संबंध हैं वो लगातार गहरे हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके पहले भी सर एक मिनट, रशिया और चाइना के संबंध मजबूत अब हो रहे हैं क्या इस वजह से क्योंकि रशिया और अमेरिका आमने सामने है और चीन और अमेरिका आमने सामने? निसंदेह ये भी एक कारण है, मैं उस पर आता हूं। लेकिन ये जो रशिया और चाइना के जो संबंधों में, जिसको वो कहते हैं नो लिमिट्स पार्टनरशिप, और इस तरीके के जो संबंधों को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो पहले से ही चल रही थी। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था फरवरी 2022 में, तो उस समय चाइना में एक विंटर ओलंपिक जो चल रहे थे, उसका रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेट किया कि वो विंटर ओलंपिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद में यूक्रेन के ऊपर अपना हमला करूं, और ऐसा ही किया। और उसके पहले जो है दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई थी और उस समय एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप की बातें दोनों नेताओं ने कही थी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ने। तो ये जो रशिया और चाइना के संबंधों में लगातार एक गहराई आ रही है, और रशिया और चाइना के संबंध इस वजह से भी बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का जो नंबर 1 एडवर्सरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पावर ओवरवेलमिंग है, बहुत बड़ी है। तो ऐसे में रशिया और चाइना साथ में मिलकर के, साथ में संयुक्त रूप से अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करते हैं, और दोनों जाहिर है कि इसके माध्यम से अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको वो हासिल करना चाहते हैं। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, दोनों अति महत्वाकांक्षी हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा 2047 तक, 2049 तक, जब चाइना अपने रिवॉल्यूशन के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो उस समय वो नंबर 1 बन जाना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को, उस अति महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस जो है वो सबसे बड़ी बाधा है, और वो बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत बड़ी बाधा है। तो ऐसे में वो साथ में आकर के इसको चैलेंज कर रहा है। अमेरिका ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि रशिया और चाइना की जो संयुक्त रूप से चुनौती है वो 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जहां तक अमेरिका का चाइना के प्रति व्यवहार या रशिया के प्रति जो व्यवहार है उसमें इनकंसिस्टेंसीज दिखाई देती है, और जाहिर है कि ये इनकंसिस्टेंसीज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से दिखाई देती है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, आज वो कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ कह दें, और कभी वो नेताओं को अच्छा फ्रेंड बताते हैं, फिर अगले दिन ही कोई नया अनाउंसमेंट कर देते हैं जो उनकी विपरीत जाता है। तो ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो जाहिर है कि समझ के परे हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए समझ के परे, आपके लिए नहीं, हम सबके लिए एक समझ के परे वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन तेना जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस 21वीं सदी में एक नए तरीके का पोलराइजेशन भी बनता जा रहा है, और उस पोलराइजेशन में चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र है वो एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं, और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रंप प्रशासन का अगर एक्सेप्शन मांगे तो आने वाले समय में 3 वर्षों के बाद जरूर अमेरिका और नेटो और अन्य जो राष्ट्र हैं वो
अपने अपने अलायंस और पार्टनरशिप को मजबूत बनाएंगे। और एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है, न्यू कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन है, नए तरीके का जो पोलराइजेशन है, वो जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो तस्वीर पहले में और अब में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे साल दर साल तारीखें बदल जाती हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी उस रूप में बदलती जा रही हैं। लेकिन यूके देवनाथ जी, ये जो तमाम समीकरण बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स और पार्शियल राइवल्स विथ पर्सनल इंटरेस्ट होता हुआ नजर आता है। खासतौर से अमेरिका की पॉलिसीज तो बड़े पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में नजर आ रही है। नैना जी, ये समझना पड़ेगा कि आजकल पिछले 100 साल से कहें, खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं है। पूरा मुद्दा जो है अब व्यापार पे टिका हुआ है। दुश्मन के साथ व्यापार करना ये सबसे बड़ी सफलता की निशानी है। मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा देता हूं। जैसे भारत और चीन का कितना व्यापार है? भारत और चीन का व्यापार है महज 130 बिलियन डॉलर। लेकिन हैरानी की बात है कि चीन और अमेरिका का व्यापार कितना है जी? 700 बिलियन डॉलर, यानी हमसे 5 गुना ज्यादा। तो जिस अमेरिका को चीन हमेशा कहता था कि वो हमारा दुश्मन है, उसके साथ वो 700 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है। भारत के साथ महज 130 बिलियन का। अच्छा चलो, एक कंपैरिजन के लिए एक और आपको डेटा बताता हूं। चीन रशिया का जो दोस्ती है, बहुत मजबूत दोस्ती है, लेकिन कितना व्यापार है, बहुत पुरानी भी है। दोनों देशों के, चीन और रशिया का जो दोस्ती है, मैं बता दूं ऐसे दर्शकों को, चीन आजाद होने के पहले जब वहां कोमितांग था, चियांग काई शेक थे, तब से ही रशिया ने माओ जेडुंग और चाओ एन लाई को सपोर्ट दी थी, ताकि वो कोमितांग को हराकर चाओ एन लाई और माओ कोमितांग को हरा दें। और चियांग काई शेक जो है भाग के चले गए ताइवान और तुरंत अमेरिका की प्रोटेक्शन में आ गए। तो लेकिन देखिए, चीन और रशिया की इतनी पुरानी और मजबूत दोस्ती है। कितना बिजनेस है दोनों के बीच में? 240 बिलियन डॉलर। यानी अमेरिका के साथ चीन 3 गुना ज्यादा व्यापार करता है, 700 बिलियन डॉलर। तो आज की दुनिया में कोई भी मित्र नहीं है, दुश्मन नहीं है। आज की तारीख में व्यापार करना है, हाँ, व्यापार इस तरह से करना है कि खुद का फायदा हो, बस। नैना जी, आप यकीन मानिए, ये सब देश जो हैं हमेशा अपने बीच में व्यापार करते रहेंगे, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। छोटी मोटी लड़ाइयां ये किसी अपने कहते हैं ना, एक छोटे छोटे देशों को आगे कर देंगे, शतरंज के खिलाड़ी की तरह से। तो चीन क्या कभी भी अमेरिका से लड़ेगा? नहीं। चीन ने अपने छोटे छोटे देशों को आगे कर देना है, अमेरिका ने छोटे छोटे देशों को आगे करना है, और छोटा मोटा युद्ध होगा। इससे मैं लास्ट सेंटेंस ये कहूंगा कि भारत को इससे सीख लेनी चाहिए, और भारत को भी समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो और व्यापार करो, और व्यापार में उसको हराओ, व्यापार में उसको डोमिनेट करो। जी, इसमें कोई शक नहीं सर। और देखिए, यही वजह है कि शायद इस रणनीति को, चाहे बात रूस हो, चाहे बात चीन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, और तीनों के प्रमुख शी जिनपिंग या पुतिन या ट्रंप, ये बड़े धार हैं, घाघ है ये कहा जाए, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं। सोढ़ी सर, मैं आपसे इस चीज़ को समझना चाह रही हूँ, इस चीज़ को ज़रा समझाइए। ये तो ऐसा लग रहा है वो कॉन्सेप्ट हो गया कि जब सिलेक्टिव आपको दुश्मनी निभानी है तब आप दुश्मन बन जाएंगे, जब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप दोस्त बन जाएंगे। लेकिन जिस चीज को लेकर दूसरे देशों पर डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाते रहे, चाहे बात वो हिंदुस्तान हो या दुनिया के अलग अलग देश, उसमें चाइना भी शामिल है। चाइना से तो कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज को लेकर रहा कि चाइना अपनी मनमानी करता है, बढ़ती अर्थव्यवस्था अमेरिका को चुनौती देता है। वहां पर अगर जब डोनाल्ड ट्रंप की नहीं चली, तो उस बीच वो अब अप्रैल में दौरा करने जा रहे हैं। ये आखिर ये किस तरह का बड़ा सिलेक्टिव रवैया हो जाता है? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। पिछले साल 31 अगस्त को मैंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था राइज ऑफ G3 ट्रबल फॉर ताइवान, जिसमें मैंने लिखा कि तीनों महाशक्तियों ने, अमेरिका, रूस और चीन ने, दुनिया को 3 अनौपचारिक भागों में बांट दिया है, और ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के साथ कभी सैनिक तौर पर लड़ेंगी नहीं, ये अपने अपने इलाकों का फायदा देखेंगे। ये लेख छपने के बाद मेरे कुछ जानकारों ने मेरे को फोन किया, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पे हंसे,
लेकिन पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, और तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यानी जो चीज मैंने 31 अगस्त को लिखी थी वो अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पे पिछले साल 4 दिसंबर को दुनिया को बताई। इसका कारण यह है नैना जी, अधिकतर भारत के रक्षा विशेषज्ञ पढ़ते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, टीवी पे आ जाते हैं, मेडल लगा लेते हैं, एक दूसरे का लड़ते हैं। आए गए दिन हम टीवी चैनलों पे देखते हैं रक्षा विशेषज्ञ एक दो लड़ रहे हैं। आज तक एक अच्छी बात है, कोई रक्षा विशेषज्ञ ने दूसरे रक्षा विशेषज्ञ को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञों के बीच में। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने किसी चीज को बोलना है, उसके बारे में बताना, उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक एक रक्षा विशेषज्ञ पढ़ेगा नहीं, वो सही आंकलन नहीं कर लेकिन सर मुझे पाएगा। लगता है कि वो सबके अपने अपने व्यू भी हो जाते हैं ना, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं, वैसे सबके विचार एक जैसे या सबके आंकलन एक जैसे कैसे होंगे? नैना जी सही बात है, विचार इकट्ठे होने जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं टीवी पे आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो कि आए गए दिन टीवी चैनलों पे होता है, तो वो फिर कहां का रक्षा विशेषज्ञ का विश्लेषण हुआ। खैर, मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। जहां तक ये तीन महाशक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको पहले अपना लेख और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बताई, ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगी। ये तीनों महाशक्तियों ने दुनिया को 3 अनौपचारिक भागों में बांट दिया है। ये तीनों, जैसे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर ने सही आंकलन किया, ये छोटे छोटे देशों पे अत्याचार करेंगे, उनका नाजायज फायदा उठाएंगे, अपना फायदा देखेंगे। चीन अपना देखेगा, रूस अपना देखेगा, अमेरिका अपना देखेगा। इन्हें दुनिया के रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। कोई भी देश कहे ये शांति का जमाना है, हम डायलॉग करेंगे, हम बड़े सुख वाला ये दुनिया है, इन तीनों महाशक्तियों को कोई मतलब नहीं है। ये तीनों महाशक्तियों के पास पैसा है, सैनिक ताकत है, और वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 430 बीसी में, शताब्दियों पहले, एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थुसाइडस ने कहा था, जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं, कमजोर बस देखते रहते हैं। तो जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने ये भी सही बताया, ये देशों के लिए सबक और सीख है। अपनी सैनिक शक्ति ज्यादा करिए, अपनी आर्थिक शक्ति ज्यादा करिए। ये तीनों महाशक्तियों से अगर हम कोई उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए आएंगे, ये किसी देश की मदद करेंगे, ये कतई नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। ना अभी शांति का जमाना है, ना सुख का जमाना है। आज जिसके पास शक्ति है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हमने देख लिया वेनेजुएला में क्या हुआ, हमने देख लिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमने देख लिया इजराइल हमास के साथ क्या हो रहा है। दो ही चीजों में मैं रैप अप करना चाहूंगा। हर देश जिस पे कोई युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उसे सैनिक और आर्थिक शक्ति का इजाफा करना चाहिए। सुख शांति का जमाना तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं सर। ये अपने आप में इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह से तमाम परिस्थितियां लगातार हम देखते रहे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक और खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। रिटायर्ड मेजर अली शाह भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से जो अभी तमाम परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, आलोक साहे जी, विंग कमांडर आलोक साहे, मैं आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ। अगर हम रूस, इसके अलावा चीन या फिर अमेरिका की बात करें, तो इन सभी की नीति है अपनी साम्राज्यवादी सोच को आगे बढ़ाने की, और ये कहा जाए कि दूसरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में करने की। अमेरिका ने वही किया वेनेजुएला के साथ में, और आगे की भी ऐसी तमाम परिस्थितियां, चाहे बात ग्रीनलैंड की हो, चाहे बात क्यूबा को लेकर उनकी तमाम नजरें ऐसी रही हों, और वेनेजुएला के अलावा अब तो ईरान में भी वो जिस तरह से घेरेबंदी है, वो यही चाहते हैं कि भाई वहां पर भी तख्ता पलट हो जाए और कंट्रोल अमेरिका के हाथों में आ जाए। यही एक परिस्थिति पुतिन की भी इसी तरह से रणनीति है। शी जिनपिंग भी इसी विचारधारा के साथ में है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो शुरू से देखने को मिलते रहे हैं। ये पर्सनल इंटरेस्ट है सर, आने वाले वक्त में क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आती है? नैना जी, ये जो बातचीत हुई है टेलीफोन की, इसकी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। टाइमिंग पर अगर हम ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि जो स्टार्ट ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वो आज ही के दिन लैप्स कर रही है, और उसमें अमेरिका ने उसको एक्सटेंड करने में अपनी सहमति नहीं दिखाई है, जिसके कारण पुतिन काफी बेचैन है। पुतिन ने भी यह बात कही है चीन के साथ में। अमेरिका के ट्रंप का यह शर्त है कि इस ट्रीटी में अब चीन को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि चीन भी एक लगभग सुपर पावर की हैसियत रख चुका है, और धीरे धीरे रूस की आर्थिक स्थिति चूंकि कमजोर हो रही है, तो इस स्टार्ट ट्रीटी में चीन की भी भागीदारी हो। और आज
मतलब इस बात जो दूसरी टाइमिंग देखिए कि चीन में वहां की जो जनरल्स की सैकिंग जिस तरह से की है जी ने, तो वहां पर भी जो उनका घरेलू फ्रंट है, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी जी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि कैसे वैश्विक स्तर पर वो अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ डील कर रहे हैं। अपना वो थोड़ा सा असर्टिव रोल उन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तीसरी जो चीज है वो ये है कि ईरान में जो हालात बने हैं उसके बाद ये जो बातचीत हुई है उसमें चीन ने बड़े साफ शब्दों में एक कैरेट दिखाया है अमेरिका को सोयाबीन खरीदने का दे करके कि अगर आप हमारे शर्तों को माने, अगर ज्यादा आप परेशान नहीं करें हमें, तो हम अच्छा व्यापार आगे भी कर सकते हैं और वे ये व्यापार आगे काफी बढ़ सकता है। और चीन ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इस बातचीत में उसने बड़ा क्लियर कर लिया है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो उससे कभी भी बैकआउट नहीं करेगा। चीन ने यह भी कहा है कि रूस उसका एक अभिन्न अंग है और रूस को सामरिक स्थलों पर वो हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। इनफैक्ट पुतिन के साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो 1.5 घंटे की हुई है और उसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को सामरिक रूप से सहयोग देने की बात पर जोर दिया है। तो ये जो एक ट्राइपोलर खास है, जिस तरह से आपने न्यू स्टार्ट संधि का जिक्र किया, जो इनके बीच में जो वार्ता हुई उसमें संधि का जिक्र कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। अभी तक जो डिटेल सामने आई कि क्या उसका नया अध्याय नजर आएगा, जो कंट्रोल था अब तो ये आने वाले वक्त में और चिंता की बात हो जाएगी। जी नैना जी, देखिए ये जो लंबी बातचीत होती है ना, इसकी बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती है। जैसे ईरान पर भी क्या बातचीत हुई, ये सार्वजनिक नहीं हुई, सिर्फ इतना कहा गया, इतनी ही बात सार्वजनिक की गई कि ईरान पर भी चर्चा हुई। तो आप ये देखिए कि ये डिप्लोमेसी जो है बड़ी तगड़ी रूप से हुई है और क्या डील हुई है इनके बीच में। ईरान पर किस तरह से लगाम लगाने गए कि नहीं लगाएंगे, चीन उनको छूट देगा कि नहीं देगा, या कि कहीं बार्गेनिंग बातचीत की गई है ताइवान वर्सेस ईरान के क्षेत्र में वीजा-वी। तो ये सब बातें तो अभी बाद में पता चलेगी। जितनी चीजें सार्वजनिक हुई हैं हम उन पर इसका आकलन करते हैं। चीन ने बड़े साफ शब्दों में अमेरिका से कहा है कि देखिए हमारा स्टैंड ये है और इन शर्तों पे हम आपके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक और टाइमिंग है, इसी समय अमेरिका में कई यूरोपीय, एशियन और अफ्रीकन देशों के साथ में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एक मीटिंग कर रहे हैं, जेडी वांस। जो कौन सा वो गुट है, वो इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो चाइना का मोनोपोली है उसको कैसे हम ब्रेक करें। तो बहुत सारी चीजें बैकडोर चल रही है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ कई चीजें हैं और ऐसे में चीन एक असर्टिव रूप से आकर के अमेरिका को यह संदेश देना चाह रहा है कि देखिए आप कुछ हमसे अगर मिल करके चलेंगे तो विश्व राजनीति में सबके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात ये भी टाइमिंग देखिए कि यही वो समय है जब ब्रिटेन के स्टारमर और कनाडा के कार्नी ये चीन विजिट करके आ गए। तो अमेरिका में भी बेचैनी है कि भाई सारे देश जो है वो चीन के साथ अब जुड़ने लगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत और चीन के साथ जुड़ रहा है, कनाडा भी हमारे हाथ से जा रहा है। ट्रेड व्यापार में हम आगे में हमको क्या नुकसान इसका होगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए इन तीनों देशों का ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है जी का ट्रंप के साथ, ये बहुत मायने रखता है, न सिर्फ ईरान के सामरिक महत्व के लिए बल्कि जो इंटरनेशनल अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से चीन अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में असर्टिव रोल प्ले करना चाहता है। और साथ साथ वो अपने घरेलू राजनीति में भी अपने देश के कम्युनिस्ट पार्टी को भी ये दिखाना चाहता है कि वो विश्व राजनीति में कितने अहम रूप से दखल दे सकता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अभी अपनी भूमिका और अपनी ये कहा जाए साम्राज्यवाद या एक बड़ी छवि को स्ट्रॉन्ग करने की एक रणनीति जरूर है। मैं अब संजीव जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मेजर अली शाह इस बात को जरा आप भी समझाइए कि ये जो समीकरण है बार बार ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये कहा जाए कि पार्शियल सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है, कभी दोस्त कभी दुश्मन, और ऐसा लगता है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट या एक हमेशा हम बात सुनते रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त होता है, यहाँ पर तो तीनों ही आपस में दोस्त बन गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अब अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनकी दिमाग की मंशा कुछ कहीं जा सकती। वो कुछ बोलेंगे फिर यू टर्न कर देंगे, किसी से वो दुश्मनी रचाएंगे, किसी से फिर नफरत जताएंगे, दोस्ती नफरत, दोस्ती दुश्मनी,
दुश्मनी दोस्ती, तो कुछ पता नहीं एग्जैक्टली अभी क्या इनके, यू कैन ट्रस्ट हिम। अभी वो एकदम से आप पे वो टैरिफ ठोक देंगे, फिर जैसे कि किसी को कुछ बेचा और उसके बाद डिस्काउंट कर दिया, तो इसलिए दैट, तो अचानक से वो 50% डिस्काउंट टर्म वो कर देंगे टैरिफ, फिर टैरिफ कम कर देंगे। अच्छा मेरे को ये पसंद नहीं है, ओके टैरिफ ठोको इसके ऊपर। ये तो बेसिकली अब पता नहीं जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के अभी कहते हैं कि कई मुद्दों पे इन्होंने वर्चुअली मुलाकात बात की है, ईरान पे, रूस पे और अलग अलग मुद्दों पे। भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में बहुत गिर रही है, उनको ये बात समझनी होगी। अगर वो अटल रहे एक मुद्दे पे, एक बात पे, एक ही चीज पे, वन स्टैंड, और वो क्लियर कर दें वही स्टैंड, उसी पे रहे, तो एटलीस्ट लोग उनकी बात सुनेंगे। लेकिन ऐसे तो अमेरिका सुपर पावर जिसकी डॉलर, जिसकी बहुत वैल्यू है, उसकी जगह सही होगी उसकी, तो बस सिंपल सी बात ये है। मैं तो कहूंगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। अच्छा, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। और संजीव जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, अब से कुछ समय पहले यही डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से रशिया को लेकर इतनी नाराजगी जता रहे थे, और उस नाराजगी का खामियाजा उन्होंने पूरे खुद ने भी भुगता और पूरी दुनिया पर भी उन्होंने दबाव डाला, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप को अपने पुराने मित्र प्रधानमंत्री मोदी याद आ जाते हैं उनको, इसीलिए वो इस बात का बखूबी इल्म भी था कि वो इतना दबाव जो बना रहे हैं खुद के लिए गड्ढा खोद लेंगे आने वाले वक्त को लेकर। अब पीएम के साथ में या फिर भारत के साथ में तो अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, लेकिन शी जिनपिंग उन्होंने कहा कि भाई वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हमारे संबंध एक्सट्रीमली गुड हैं। ये जिस तरह से वो शुगर कोटेड बातें करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि गले से उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, रशिया की तरफ से ये भी बात कही गई है, चीन की तरफ से भी बात कही गई है कि भाई तेहरान में जो आपने घेराबंदी की है, आपको तेहरान से दूर रहना होगा, तेहरान से आपको दूर रहना चाहिए। क्या इन सारी बातों का कोई असर पड़ेगा या फिर ये सिर्फ शुगर कोटेड बातें हैं और कुछ नहीं? देखिए, रशिया और चाइना ने ईरान की जो स्थितियों पर चर्चा की है, और जाहिर है कि वो किसी भी तरीके के अमेरिका के जो हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर।